तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। मूंगफली की उन्नतशील प्रजातियां और बुआई तकनीक पर एक जानकारी। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हेतु गन्ने की उन्नत प्रजातियों की विस्तृत जानकारी। प्रदेश में तिलहनी फसल मूंगफली की खेती बरेली, रामपुर, मैनपुरी सहित प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में की जाती है। किसान भाइयों, जायद मूंगफली की खेती की अच्छी फसल के लिए सुनियोजित प्रयासों की आवश्यकता है, जिससे हम इस फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। इसलिए अन्नदाता लेकर आया है जायद मूंगफली की उन्नत खेती पर यह विशेष अंश। किसान भाइयों, अपने प्रदेश में वर्षाकालीन अर्थात खरीफ मूंगफली की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, परंतु जिन कृषकों के पास सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, तो वे 1 हेक्टेयर में जायद की फसल के रूप में 25 से 30 क्विंटल से भी अधिक उपज लेने में सफल हो सकते हैं। मूंगफली की खेती के लिए दोमट, बलुअर दोमट तथा हल्की दोमट भूमि अच्छी होती है। ग्रीष्मकालीन मूंगफली आलू, मटर, सब्जी मटर तथा राई की कटाई के बाद खाली हुए खेतों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। जहां तक भूमि की तैयारी की बात है, तो खाली हुए खेतों की एक गहरी जुताई करें। इसके उपरांत 2 से 3 जुताई देशी हल अथवा कल्टीवेटर से करके खेत को भुरभुरा बना लेना चाहिए। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को चौरस अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि सिंचाई का पानी खेत में समान रूप से फैल जाए। किसान भाइयों, खेत की तैयारी का यह कार्य अगर आप रोटावेटर से करते हैं, तो एक ही बार में आपके खेत की तैयारी आसानी से हो जाएगी और आप भूमि तैयारी में आने वाली लागत में बचत कर सकते हैं। जहां तक इसकी प्रजातियों की बात है, तो जायद मूंगफली में प्रजातियां इस प्रकार हैं। किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं बीज दर की। तो ग्रीष्म काल में 95 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर डालना उचित होता है। बीज बुआई से पूर्व गिरी को थीरम 2 ग्राम और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज की दर से शोधित अवश्य कर लेना चाहिए। इस शोधन के 5 से 6 घंटे बाद मूंगफली के बीजों का उपचार विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से अवश्य करना चाहिए। 1 पैकेट कल्चर 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। कल्चर को बीज में मिलाने के लिए आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ घोल लें। 50 ग्राम राइजोबियम कल्चर का पूरा पैकेट मिलाएं। इस मिश्रण को 10 किलोग्राम बीज के ऊपर छिड़ककर हल्के हाथ से मिलाएं। इस बीज को छाया में 2 से 3 घंटे सुखाकर बुआई प्रातः 10 बजे तक या शाम को 4 बजे के बाद करें। अब आइए बात करते हैं खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की। तो बुआई के पूर्व 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद डालना चाहिए। जहां तक उर्वरकों की बात है, तो मूंगफली की फसल में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 45 किलोग्राम पोटास तथा 300 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा कूड़ों में नाई अथवा चोंगे द्वारा बुआई के समय
20 से करीब 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर डालना चाहिए। जहां तक बुआई की विधि की बात है तो बुआई 25 से 30 सेंटीमीटर दूरी पर देशी हल से खोले गए कुंडों में 8 से 10 सेंटीमीटर दूरी पर करना चाहिए। बुआई के बाद खेत में क्रॉस पाटा लगाकर दानों को पूरी तरह से मिट्टी से ढक देना चाहिए। ग्रीष्मकालीन मूंगफली की अच्छी उपज लेने के लिए अच्छा होगा कि बुआई 5 मार्च से प्रारंभ कर 15 मार्च तक अवश्य समाप्त कर ली जाए। किसान भाइयों, रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण हेतु पेंडीमेथिलीन 30 सीसी की 3.3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 24 से 48 घंटे के अंदर 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर समान रूप से छिड़काव करना चाहिए। यह छिड़काव करने से आपकी फसल 40 दिनों तक खरपतवार मुक्त रहेगी। इस प्रकार किसान भाइयों, अगर बताई गई बातों का ध्यान में रखकर आप ग्रीष्मकालीन मूंगफली की खेती करते हैं तो आपको अच्छी उपज प्राप्त होगी। गन्ना हमारे उत्तर प्रदेश की मुख्य व्यावसायिक फसल है, जिसकी बुआई इस समय बसंतकालीन रूप में की जाती है। परंतु देखा जाता है कि गन्ने की उन्नतशील प्रजातियों की जानकारी न होने के कारण पुराने गन्ने की गुल्लियों को ही बीजों के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप उनकी गन्ने की पैदावार काफी गिर जाती है। अतः किसान भाइयों, यदि आपको गन्ने की बुआई करनी है तो आज के समय में गन्ने की उन्नतशील प्रजाति विकसित हो चुकी है, जिसका अपने खेतों में बुआई कर अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो गन्ने की उन्नतशील प्रजातियां कौन कौन सी हैं, इसकी जानकारी के लिए आज हमने आमंत्रित किया है गन्ना अनुसंधान केंद्र काशीपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्धार्थ कश्यप को। जैसा कि उत्तराखंड में सारे क्षेत्रफल में गन्ने की सामान्यतः बुआई के लिए जो है प्रचलित जो प्रजातियां हैं, उससे जो होनहार और बहुत ही प्रगतिशील प्रजातियां हैं, उनके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे प्रथम मैं आपको एक सामान्य की पकने वाली प्रजाति 97-264 कोसा 97-264 के विषय में बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रजाति एक होनहार प्रजाति है, जिसका कि गन्ना सीधा, मध्यम मोटा और बहुत ही अगोला भी इसका हरा रहता है। जमाव, ब्यात, मिलियो गन्ने में अति उत्तम पाई जाने वाली प्रजाति बसंत काल के लिए जो है बहुत ही उपयुक्त है। हमारे किसान भाई अगर इसकी पर्याप्त दूरी पे इसको बोएं, समय से बुआई करें, तो मैं इसको पूर्णतः कह सकता हूं कि ये 100 मीट्रिक टन 1000 कुंटल तक उपज देने वाला ये गन्ना है, जो कि बहुत ही होनहार प्रजातियों में गिना जाता है। अभी इसके बारे में अगर हम इसकी पेड़ी के बारे में चर्चा करें तो हम ये पाते हैं कि इसकी पेड़ी भी बहुत ही उत्तम प्रजाति की पेड़ी मिलती है हमें। और इसमें हमें सबसे अच्छी जो बात है वो काना, कंडुआ, उगटा, विवर्ण रोगों के प्रति मध्यम रोगरोधी है। जहाँ तक इसकी में रोगों के प्रति तथा कीटों के आपतन के प्रति चर्चा की जाए, इसमें बहुत ही निम्न स्तर का जो है कीटों का आपतन लगता है। इसके साथ साथ हमारे पास अन्य प्रजातियों में पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा विकसित हाल में सामान्य बुआई के लिए मध्य देर की बोई जाने वाली प्रजाति कोपंत 5224 बहुत ही होनहार प्रजाति है। कोएच 76 GC का संगुणित ये प्रजाति बहुत ही उत्तम प्रजाति है, जिसके अंदर उपज जो है वो 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त होती है। जहाँ तक इसकी उपज की बात है, इसमें काना, उगटा, विवर्ण किसी भी तरीके की रोगों और कीटों से जो है मध्यम रोगरोधी है। ये प्रजाति बसंत काल में बुआई के लिए सर्वथा उपयुक्त है। जहाँ तक इसकी पेड़ी के विषय में है, इसकी पेड़ी भी बहुत ही उत्तम क्वालिटी की है। बसंत काल में बुआई हेतु उपयुक्त ये प्रजाति सामान्य की एक प्रजाति है, जो कि बहुत अच्छा उपज देने वाली प्रजाति। इसका गन्ना सीधा, लंबा एवं ठोस है। जहाँ तक इसकी पेड़ी के संबंध में चर्चा की जाए, पेड़ी भी इसकी बहुत ही उत्तम पाई गई है। इसके अतिरिक्त इसमें काना, कंडुआ एवं विवर्ण रोगों से भी ये मध्यम रोगरोधी है। जहाँ तक इसकी अन्य रस गुणों के बारे में बात करें तो मध्य देर की पाई जाने वाली ये प्रजाति में रस गुण भी बहुत ही उपयुक्त प्राप्त होता है।
पन्नगर विश्वविद्यालय द्वारा विकसित शीघ्र प्रजाति का ये गन्ना बहुत ही मोटा, मध्यम और अगोला हरा रहता है इस गन्ने में। इस गन्ने की जो सबसे अहम बात है वो इसका जमाव, मिलयोग गन्ने तथा पेड़ी है। बसंत काल हेतु उपयुक्त ये प्रजाति पूरे उत्तराखंड में सामान्य खेती के लिए अनुमोदित है। जहाँ तक इसमें कीटों का एवं बीमारियों का संबंध है, ये मध्यम अवरोधी प्रजाति पूरे उत्तराखंड में जो है अनुमोदित है। जहाँ तक इसमें रस शर्करा का प्रतिशत है, एक शीघ्र की प्रजाति होने के कारण इसमें रस का शर्करा प्रतिशत भी बहुत ही उत्तम है। पन्नगर विश्वविद्यालय द्वारा विकसित ये गन्ना कोपन 97-222 एक मध्य देर की बुआई हेतु जो गन्ना है, और ये प्रजाति जो है बहुत ही लंबी बढ़वार वाली प्रजाति है, जो कि जिसमें कि अगोला हरा रहता है, सामान्य जमाव तथा मिल योग गन्ने एवं ब्यांत भी जो है बहुत ही उत्तम पाई जाती है। जहाँ तक पेड़ी का संबंध है, इस गन्ने में पेड़ी का भी जो फुटाव है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देखा गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम इनमें कीटों के आपतन के बारे में कहें तो बहुत ही न्यूनतम रूप में जो है कीटों का इसमें आपतन होता है। ये शीघ्र के पकने वाली एक प्रजाति कोसा 8436 बहुत ही उत्तम प्रजाति है। किसान भाइयों के लिए बसंत काल में बुआई के लिए ये सर्वथा उपयुक्त है। मेरा किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि ये गन्ना मोटा, मध्यम, लंबा और ना गिरने वाला गन्ना है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान भाइयों को ये गन्ने में काना रोगों के प्रति जो है बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। जहाँ तक इसमें काना रोगों का संबंध है, इस प्रजाति में इस बात का किसान भाई ज़रूर ध्यान रखें कि इसकी जो बीज है, बीज गन्ने को सर्वथा जो है पौधशालों से ही लें और तभी बसंत काल में बुआई संपन्न करें। जहाँ तक इसकी पेड़ी का प्रश्न है, एक उत्तम क्वालिटी की पेड़ी इसमें से इसका फुटाव होता है और इसमें गन्ना का अगोला भी बहुत जो है समानतः अधिक लंबे समय तक हरा रहता है। ये प्रजाति पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में जो है अनुमोदित है और पूरे किसान भाई हमारे इस प्रजाति को लगा रहे हैं, लेकिन प्राय ये देखने में आ रहा है कि काना रोगों के कारण कहीं ना कहीं इसमें आपतन देखा जा रहा है। गन्ने की शीघ्र पकने वाली प्रजाति को 0238 बहुत ही होनहार है। जहाँ तक इसकी जमाव, ब्यांत, मिलयोग गन्ने का प्रश्न है, ये बहुत ही उत्तम गन्ना है। बसंत काल में बुआई हेतु उपयुक्त ये गन्ना उपज में भी बहुत अच्छी उत्पादन क्षमता देने की काबिलियत रखता है। 1000 से 1200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देने वाला ये गन्ना पेड़ी में भी बहुत ही उत्तम है। जहाँ तक कीटों का आपतन का प्रश्न है, चोटी बेधक और अगेला बेधक से अगर बचाव किसान भाई करें तो इस गन्ने की जो शीघ्र में इससे उत्तम गन्ना कोई भी नहीं है। जहाँ तक इस गन्ने का लंबाई का प्रश्न है, बहुत ही लंबा गन्ना है। अतः मेरे किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि इस गन्ने की बंधाई जो है नितांत आवश्यक है। अगर किसान भाई इस गन्ने को बांधते हैं तो ये गन्ना लंबा ही नहीं होगा, अपितु इसमें अच्छी रस का प्रतिशत भी प्राप्त होगा। अगर हमारे किसान भाई इनको अपनी जलवायु एवं भूमि के अनुरूप अगर इनकी बुआई करते हैं, समय पे बसंत काल में अगर किसान भाई समय पे बुआई करते हैं, तो मेरे अपेक्षा करता हूँ कि इन सभी प्रजातियों से वो 1000 से 1200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उत्पादन क्षमता प्राप्त करेंगे। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। राख एक सस्ता और सुरक्षित प्रयोग है जो किसी भी वातावरण में उपयोगी है। राख के उपयोग की जानकारी के लिए एनटीपीसी के राख उपयोगिता विभाग से संपर्क करें। खबर अलवर की हो या बुलंदशहर की, भिलाई, भागलपुर, सतना, इंदौर या धनबाद में घटी घटना, जोधपुर से लेके जौनपुर, आगरा से लेके आरा की हर हलचल भरपूर। हुजूर, आपका शहर, आपकी खबर, आपकी जुबान। समझे? सही समझे? हाँ, news18.com अब हिंदी में।
राख एक सस्ता और सुरक्षित प्रयोग है जो किसी भी वातावरण में उपयोगी है। राख के उपयोग की जानकारी के लिए एनटीपीसी के राख उपयोगिता विभाग से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि एवं मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह के आगे आने वाले 5 से 6 दिनों में इन क्षेत्रों में दिन के समय आकाश लगभग साफ रहने से दिन के तापमानों में वृद्धि होने तथा दिन का अधिकतम तापमान 23.6 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने, लेकिन रात्रि के तापमानों में कमी होने के कारण न्यूनतम तापमान 8.2 से 11.6 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहने, सुबह के समय हल्का कोहरा छाए रहने, सुबह हवा में नमी 85 से 94% एवं दोपहर के बाद हवा में नमी 35 से 52% के मध्य रहने, हवा 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अधिकतर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से बहने तथा आगे आने वाले 5 से 6 दिनों में इन क्षेत्रों में शुष्क मौसम रहने की संभावना है। अतः ऐसे अनुमानित मौसम में इन क्षेत्रों के कृषक भाइयों को सलाह दी जाती है कि गत सप्ताह का मौसम खेतों में खड़ी गेहूं की सभी अवस्थाओं की उचित बढ़वार हेतु अनुकूल रहा। इस सप्ताह के आगे आने वाले दिनों में संभावित शुष्क मौसम रहने के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि किसान भाई गेहूं की सभी अवस्था की फसल में इस सप्ताह आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। बालियां निकलने की अवस्था की फसल में यदि अभी तक नत्रजन की शेष बची मात्रा का बुरकाव नहीं किया हो तब उचित मृदा नमी की दशा में 25 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से बुरकाव करें, जिससे कि फसल में एक साथ बालियां निकल आएं। ऐसे संभावित मौसम में गेहूं की बालियां निकलने की अवस्था की फसल में किसान भाई खुला कंडुआ अर्थात लूज स्मट रोग पर नजर रखें। ऐसे ग्रसित पौधों की बालियों को खेत से बाहर निकालना आवश्यक है। अतः किसान भाई ऐसे ग्रसित पौधों की बालियों को कागज की थैली में ढककर पौधों की जड़ सहित उखाड़कर जलाकर नष्ट कर दें। गत सप्ताह का तापमान गन्ने की बुआई हेतु अनुकूल रहा तथा इस सप्ताह भी बसंतकालीन गन्ने की बुआई हेतु अनुकूल मौसम रहने की संभावना है। अतः किसान भाई गन्ने की बुआई युद्ध स्तर पर करें। ऐसे संभावित मौसम में लीची के पेड़ की अच्छी बढ़वार एवं फलत हेतु 20 ग्राम यूरिया प्रति वृक्ष प्रति वर्ष आयु के अनुसार थालों के चारों तरफ देकर गुड़ाई कर दें। भिंडी की अगेती बुआई हेतु इस सप्ताह से अनुकूल तापमान रहेगा। अतः भिंडी की बुआई के इच्छुक कृषक भाई उचित मृदा नमी हेतु कम मृदा नमी वाले खेतों का पलेवा करें तथा ओट आने पर खेत की जुताई कर खेत तैयार करें। भिंडी की मुख्य किस्में जैसे पूसा सावनी, परभनी क्रांति आदि की 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी पंक्तियों में बुआई करें। आलू की तैयार फसल की खुदाई करें। प्याज की रोपाई इस सप्ताह भी जारी रखें। यदि प्याज की पौध अधिक दिनों की हो गई है तब ऊपरी पत्तियों को काटने के बाद ही रोपाई करें। बैंगन की फसल में अधिक मृदा नमी हो जाने के कारण फल सड़न, गलन रोग एवं फलों में छेद करने वाले कीटों के प्रकोप की संभावना है। अधिक प्रकोप हो जाने पर पैदावार में काफी गिरावट आ सकती है। अतः सड़न गलन रोग लगते ही पहले प्रभावित फलों को तोड़कर इकट्ठा कर जमीन में गाड़ दें और इसके बाद इंडोफिलियम 45 की 2 ग्राम मात्रा के प्रति लीटर पानी की दर से 10 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। किसान भाई तापमानों में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर गाय एवं भैंस से अधिक दूध प्राप्त करने हेतु पशुओं को संतुलित आहार के साथ हरे चारे में बरसीम, घास एवं अगोला आदि खिलाएं तथा दिन में 3 बार स्वच्छ एवं ताजा पानी पिलाएं।
पशु आवासों की नियमित सफाई करते रहें, छोटे बच्चों के पेट में कीड़े होने पर डिवर्मिंग कराएं, एंथ्रेक्स बीमारी से बचाव हेतु पशु चिकित्सक द्वारा टीकाकरण कराएं। तो किसान भाइयों, यह थे इस सप्ताह के मौसम के मिजाज। अगले सप्ताह हम फिर से हाजिर होंगे मौसम आधारित कृषि परामर्श के साथ। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है हरपालपुर हरदोई से राजेश वर्मा ने। आप मछली तालाब की इस माह में की जाने वाली देखरेख संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जब आप मछली पालन करते हैं तो आपको सर्दियों के समय में आपको मछली पालन के विषय में अत्यधिक सावधानी अपनानी चाहिए, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं मछली एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है जिसका जो है खून ठंडा होता है और वो अपना तापमान स्वयं निर्धारित नहीं कर सकती। जो वातावरण का तापमान होता है वही मछलियों के शरीर का तापमान होता है। जब जैसे जैसे सर्दियाँ अच्छी बढ़ने लगती हैं या बहुत ठंड हो जाती है, तब मछलियों का शरीर का तापमान भी उसी प्रकार नीचे चले जाता है, जिसके उसके मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है तथा गतिविधियाँ, शारीरिक गतिविधियाँ बंद होने लगती हैं, कम होने लगती हैं, जिसके कारण वो मछलियाँ सुस्त हो जाती है तथा उसमें आहार आदि का भक्षण नहीं करती। तो इस समय आपको अपने तालाब का मैनेजमेंट या प्रबंधन करते समय मुख्य बातें जो जहाँ ध्यान रखनी चाहिए वो ये हैं कि आप अपने तालाब का पानी का स्तर हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा रखें, 1 से 1.5 मीटर के कम से कम स्तर को बनाए रखें तथा अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो आप अपने तालाब में ताज़ा पानी डालें और पुराने पानी को बदलें। कभी भी आप ताज़ा पानी डालते हैं तो 1/3 पानी से ज़्यादा प्रतिदिन आप बदलें ना, जिससे कि उसमें तापमान में काफ़ी अंतर हो जाएगा और ज़्यादा अंतर को इतने कम समय में मछलियां बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। तो 1/3 से ज़्यादा आप तालाब का पानी एक दिन में ना बदलें, पानी का स्तर बनाए रखें। मछलियों को खाना देना बंद करना चाहिए, क्योंकि मछलियां खाना आहार का भक्षण बंद कर देती हैं, आहार ग्रहण करना बंद कर देती हैं। वो आहार सीधे तालाब की तलहटी में जमा होता है और जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा तो वो आहार जो मछलियों के द्वारा प्रयोग में नहीं लाया गया है वो सड़ने लगेगा और सड़ने के बाद जहरीली गैस बनाएगा। तो जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा वो मछलियों के तालाब में जहरीली गैस बनाएगा और जिससे मछलियों में मृत्यु दर बढ़ सकती है और मछलियों की बड़ी संख्या में मृत्यु हो सकती है। इसके साथ साथ आप ये ध्यान रखें कि तालाब के इर्द गिर्द या तालाब में गिरने वाले कूड़े करकट से तालाब को बचाए रखें, उसमें साफ सफाई इत्यादि की प्रबंध करे रखें। उसको तालाब को नियमित रूप से साफ पानी से भरते रहें, साफ और ताज़ा पानी से, जिससे कि उसके तालाब का तापमान बना रहे। इस प्रकार के आप व्यवस्था करेंगे तो आपके मत्स्य पालन में होने वाली ठंड से होने वाली मृत्यु दर से बचा जा सकता है और आपके तालाब में उत्पादन को अधिक से अधिक रखा जा सकता है। धन्यवाद। कार्यक्रम की इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न शामिल किया गया है विधुना औरैया के राम कुमार यादव का। आप आलू की खुदाई हेतु पोटैटो डिगर यंत्र के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। आज के समय में आलू की खुदाई के लिए उचित समय पर कुशल मजदूरों का मिलना कठिन हो गया है और जो श्रमिक मिलते भी हैं उनकी अधिक मजदूरी की मांग होती है और अकुशल मजदूरों से खुदाई कराने पर अधिकांश आलू कट जाते हैं, जिनका बाजार में अच्छा भाव नहीं मिल पाता। इतना ही नहीं, खुदाई में अधिक समय लगने से अगली फसल की बुआई में विलंब हो जाता है। ऐसे में कृषकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इस समस्या के समाधान हेतु हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने आलू खुदाई यंत्र का इजाद किया, जिसे पोटैटो डिगर कहते हैं। इसके द्वारा कम मजदूरों की सहायता से
कम लागत खर्च में अधिक क्षेत्रफल पर आलू की खुदाई की जा सकती है। किसान भाइयों, आलू की फसल की परिपक्वता पहचान करके खुदाई करने से पूर्व फसल पर खरपतवारनाशी दवा का छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे पत्तियां तथा डंठल सूख जाते हैं और यंत्र से खुदाई करने में काफी आसानी होती है। जहां तक किसान भाइयों पोटैटो डिगर की बनावट की बात है, तो पोटैटो डिगर एक ऐसा यंत्र है जो एक साथ 2 पंक्तियों के आलू की खुदाई का कार्य करता है। इस यंत्र में 2 लोहे के तवेदार फले लगे होते हैं जो कि मिट्टी को काटते हैं। इसी के साथ इसके बीच फाल लगा होता है जो कि मिट्टी के अंदर घुस जाता है और जो आलू मिट्टी में होते हैं उसे बाहर निकाल देता है। इस यंत्र में एक बेल्ट लगा होता है जिस पर आलू खिसकता हुआ ऊपर चला आता है और यह बेल्ट लगातार हिलता रहता है। इसके हिलने से जो मिट्टी के टुकड़े होते हैं वह टूटकर नीचे गिर जाते हैं और आलू साफ होकर मिट्टी से अलग होकर यंत्र के पीछे गिर जाता है। इस प्रकार आलू मिट्टी से अच्छी तरह से बाहर आ जाता है। आलू की खुदाई के आधे घंटे उपरांत श्रमिकों की सहायता से आलू को इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद इकट्ठे आलू को छायादार स्थान पर ढेर लगाना पड़ता है। आलू खुदाई यंत्र के आर्थिक विश्लेषण की बात करें तो इस यंत्र में आलू की खुदाई करने के लिए प्रति हेक्टेयर 35 श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इस यंत्र को चलाने के लिए 35 अश्व शक्ति के ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है और यह यंत्र 1 हेक्टेयर आलू फसल की खुदाई के लिए केवल 3 घंटे का समय लेता है तथा 1 हेक्टेयर आलू की खुदाई हेतु 12 लीटर डीजल की आवश्यकता पड़ती है। इस यंत्र से 1 हेक्टेयर आलू की खुदाई करने पर परंपरागत विधि की तुलना में 40 मजदूरों की बचत होती है, जो कि आज के समय में प्रति हेक्टेयर 4,500 रुपए की बचत होती है। इस यंत्र की कीमत की बात करें तो 40,000 रुपया है, जिस पर सरकार द्वारा 50% अनुदान राशि दे है। इस प्रकार इस यंत्र का मूल्य लगभग 20,000 रुपए पड़ता है और इस यंत्र का घिसावट व्यय बहुत ही कम आता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि इस यंत्र से कम समय, कम श्रम, कम लागत में आलू की खुदाई करके अधिक लाभ मिलता है। इसके साथ ही साथ आगामी फसलों की बुआई समय पर की जा सकती है। इस यंत्र की अधिक जानकारी हेतु आप केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नवी बाग भोपाल में संपर्क कर सकते हैं अथवा अपने नजदीकी कृषि विभाग में जाकर इस यंत्र की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।